नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आदित्य सिंह। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन खबर दिन भर में। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे कि संसद का बजट सत्र चल रहा है। वित्त मंत्री बजट पेश कर चुके हैं और चर्चा की शुरुआत हो चुकी है। लेकिन सियासत अब संसदीय भाषा, गरिमा और गाली गलौज तक आ पहुंची। बीते दिन बजट पर चर्चा के दौरान कुछ सदस्यों ने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जिस पर विवाद हुआ और हंगामा भी हुआ। उन शब्दों को रिकॉर्ड से बाहर कर दिया गया। लेकिन आज संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू आए और विपक्ष पर बजट सत्र को गाली गलौज का सत्र बनाने का आरोप लगा दिया। इसके बाद पक्ष और विपक्ष में तानातानी बढ़ गई है। माननीय सदस्य, ट्रेजेडी। कोई 60 साल पहले जवाहरलाल नेहरू का बात करेगा, दूसरे नेताओं का बात करेगा, तब आप कुछ नहीं बोलेंगे। सब बोलते मैं हैं। 5 साल पहले का डिमोनेटाइजेशन का बात करूंगा तो आप कहेंगे भाई वर्तमान इशू पे बोलिए। बजट सर, ये बजट पक्षपात नहीं चलेगा सर। बजट पे बल्कि 3 बार अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज का इस्तेमाल करा है। 2021 की आप ही की रूलिंग है। बिट्रेड शब्द और बिट्रेड अनपार्लियामेंट्री कैटेगरी में आता है, वो इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके अलावा उन्होंने मिनियन शब्द का इस्तेमाल करा जो आपत्तिजनक है। इन्होंने व्यक्तिगत टिप्पणी करी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पर और इसेंट्रिक शब्द का इस्तेमाल करा। मेरा आपसे निवेदन है कि इन दोनों के लिए, इनको तीनों बातों के लिए इनको माफी मांगनी चाहिए और रिकॉर्ड से ये तीनों शब्द एक्सपर्ट होने चाहिए। विपक्ष के लोगों ने एक भी बजट में जो अच्छा प्रावधान है इसका बारे में जिक्र नहीं करते हुए सिर्फ गाली देने का काम किया है। लोकतंत्र में है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत का पार्लियामेंट में बजट के समय में बजट पर चर्चा नहीं करके राजनीतिक बात करके प्रधानमंत्री जी को गाली देने का काम करना, ये किसी को शोभा नहीं देते हैं। 27 को मीटिंग होने दीजिए। उससे मीटिंग में जाने से क्या फायदा। बजट आ चुका है, जिस बजट में जो कुछ करना था इन्होंने कर दिया है। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, मैंने ऐसी सरकार नहीं देखी जो गरीब विरोधी हो, मजदूर विरोधी हो, नौजवान विरोधी हो, महिला विरोधी हो। कौन गाली दिया रे भैया, आप बताओ ना। आप तो पत्रकार हो, मतलब प्रधानमंत्री जी रुदाली बन के रह गए। विपक्ष अपना काम कर रहा है जिस काम के लिए जनता ने चुन के भेजा है, और उसके लिए कोई रिजिजू साहब से हम लोगों को सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है, ना उनके गाइडलाइन पे मुझे चलना है। पूछो सीधा, आप बताइए, कल विपक्ष ने बात की, कौन सा एक व्यक्ति था जिसने प्रधानमंत्री को गाली दी? दिक्कत ये है, मैं नहीं कोई वीडियो आप दिखा दीजिए देश की जनता को। दिक्कत ये है कि कोई भी क्रिटिसिज्म सरकार को करें तो इनको गाली लगने लगे। देखिए, विपक्ष देश के मुद्दों को उठाना चाहती है बजट के द्वारा, और सत्ता पक्ष को ये आदत हो चुकी है कि देश के आवाज को दबाने की। तो चलिए अब उत्तर प्रदेश का रुख करते हैं, जहां उत्तर प्रदेश की राजनीतिक हलचल मानसून के सीजन में बयानों की बौछार से लबालब हो गई है। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से ही यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की कुर्सी पर अच्छों की नजर है। तभी तो पहले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने योगी की कुर्सी को लेकर भविष्यवाणी की थी, और अब सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव उस भविष्यवाणी को सच करने की पुरजोर कवायद में लगे हैं। जी हां, दरअसल मानसून ऑफर के पोस्ट के बाद सपा सुप्रीमो एक बार बयान दे रहे हैं कि अगर यूपी में कोई परिवर्तन को आगे बढ़ाता हो तो सहयोग जरूर करेंगे। देखिए रिपोर्ट। योगी आदित्यनाथ जी को अगर ये लोग जीत गए तो योगी आदित्यनाथ जी को 2 से 3 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश के सीएम पद से हटा दिया जाएगा। देश में मॉनसून सीजन के बीच यूपी में राजनीतिक बयानों की बरसात लगातार चल रही है, और इसी बरसात में एक बार फिर से बवंडर लाए हैं अखिलेश यादव। जी हां, हम बात कर रहे हैं सपा सुप्रीमो के मॉनसून ऑफर की, जो कि एक बार फिर से खोल दिया गया है। अखिलेश ने यूपी बीजेपी में चल रही अंतर्कलह की खबरों के बीच एक बार फिर से मॉनसून ऑफर को दोहराया है, और इस बार तो साफ कहा गया है कि सुनने में आ रहा है कि अंदर झगड़ा चल रहा है, लेकिन झगड़ा अंदर ही नहीं है बल्कि दिल्ली तक चल रहा है। बीजेपी में अंतर्कलह की खबरों के बीच सपा प्रमुख ने कहा कि ऐसे हालात में विपक्ष के लोग कुछ तो ऑफर करेंगे।
मतलब साफ है कि सपा सुप्रीमो अपने राजनीतिक पेचों और तथाकथित मॉनसून ऑफर के साथ तैयार है और इशारा कर रहे हैं कि यूपी में बीजेपी खेमे में अगर कोई परिवर्तन को तैयार है तो हम इसका स्वागत जरूर करेंगे। बता दें कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी में राजनीतिक चर्चाओं के बीच एक्स पर पिछले सप्ताह ही लिखा था, मॉनसून ऑफर है, 100 लाओ और सरकार बनाओ। वहीं अखिलेश के इस मॉनसून ऑफर पर जहां पहले ही बीजेपी की तरफ से केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार करते हुए कहा था कि इसे 2027 में जनता और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता फिर 47 पर समेटेंगे, तो वहीं अब निषाद पार्टी के रमेश सिंह ने अखिलेश को चेतावनी देते हुए कहा है कि इस मॉनसून ऑफर से आने वाले समय में सपा का ही सफाया तय है। अगर महाराज जी अगर हम लोगों को मॉनसून ऑफर दे दें तो मैं आपको ये आश्वस्त करता हूं कि शायद समाजवादी पार्टी में इक्का दुक्का विधायक छोड़ के और कोई बचेगा नहीं। सभी लोग भारतीय जनता में पार्टी में आने के लिए लालायित हैं और आने वाला समय अखिलेश जी को ये जरूर बताएगा कि मॉनसून ऑफर या शीतकालीन ऑफर ये कौन सी पार्टी देगी और कहाँ की। और कहीं ऐसा ना हो कि ऑफर के चलते सपा में विधायकों का टोटा पड़ जाए। कुल मिलाकर मॉनसून सीजन में झमाझम बारिश के बीच इन बयानों से किसके घर राजनीतिक बारिश होती है और कहां राजनीतिक सूखा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मगर यूपी की सियासत बरसात के मौसम में दिलचस्प जरूर हो गई है। तो समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव अब दिल्ली जा चुके हैं। वो लोकसभा में काफी एक्टिव हैं और अपने भाषणों से बीजेपी सरकार पर हमलावर भी हैं। इसी बीच अब सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा में अखिलेश यादव किसे नेता प्रतिपक्ष बनाएंगे। बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव ही यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष थे और उनका विधानसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ से सामना होता था। मगर अब जब अखिलेश दिल्ली हैं, तो अखिलेश और सपा के लिए काफी अहम है कि यूपी विधानसभा में सीएम योगी के सामने नेता प्रतिपक्ष किसे बनाया जाए। दरअसल ऐसे कई सवाल हैं जो इस समय यूपी के सियासी हलकों में हैं। समाजवादी पार्टी किस नेता को नेता प्रतिपक्ष बनाएगी? क्या नेता प्रतिपक्ष का चेहरा 2027 विधानसभा चुनाव को देखकर बनाया जाएगा या फिर नेता प्रतिपक्ष में भी परिवार का दबाव अखिलेश यादव के ऊपर हावी रहेगा? दरअसल माना जा रहा है कि अखिलेश यादव एक बार फिर अपने विजयी समीकरण पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के फॉर्मूले को ही अपना सकते हैं। चर्चा है कि अखिलेश यादव अपनी जगह किसी दलित चेहरे को नेता विपक्ष बना सकते हैं। अखिलेश यादव 2027 चुनाव को देखते हुए नेता विपक्ष का चेहरा चुनना चाहते हैं, मगर माना जा रहा है कि उनकी इस राह में उनके चाचा और सपा के कद्दावर नेता शिवपाल सिंह यादव की महत्वाकांक्षाएं भी बीच में आ सकती हैं। चर्चाएं ये भी हैं कि सपा गैर यादव ओबीसी चेहरे पर भी दांव खेल सकती है। ये भी उम्मीद है कि हो सकता है कि अखिलेश इस बार किसी मुस्लिम चेहरे पर दांव खेले। सपा के पास मुस्लिम चेहरों में कई ऐसे बड़े नाम हैं, मगर ऐसा नहीं लगता कि अखिलेश मुस्लिम चेहरा आगे करेंगे। पार्टी के रणनीतिकारों का मानना है कि अगर मुख्यमंत्री योगी के सामने किसी मुस्लिम चेहरे को खड़ा किया गया तो बीजेपी के लिए फिर सियासी ध्रुवीकरण आसान हो जाएगा। दलित चेहरे के तौर पर इंद्रजीत सरोज का नाम आगे है। वो कई बार सांसद रह चुके हैं, मंत्री और विधायक भी रह चुके हैं। कुछ साल पहले तक वो बीएसपी के बड़े चेहरे के तौर पर जाने जाते थे। तो दूसरा नाम तूफानी सरोज का भी है। इनका पूर्वांचल में पकड़ मानी जाती है। यादव चेहरों में मनोज पारस, महेंद्र कुमार और राजेंद्र कुमार का नाम चल रहा है। अगर बात की जाए ओबीसी चेहरों की तो उसमें गैर यादव चेहरे के तौर पर राम अचल राजभर, आरके वर्मा का नाम सामने आया है। चर्चा ये भी है कि चाचा शिवपाल भी नेता प्रतिपक्ष बनने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। वरिष्ठता के हिसाब से देखा जाए तो शिवपाल का दावा मजबूत है और सूत्रों से पता चला है कि शिवपाल ने समर्थकों के साथ मिलकर इस पद की इच्छा भी जताई है। अब देखना यह होगा कि अखिलेश यादव किस चेहरे का चुनाव करते हैं। चाचा शिवपाल क्या बीच में आएंगे?
क्या मुस्लिम चेहरे पर चलेंगे अखिलेश अपना दांव? तो खबरों का सिलसिला इंडिया वॉइस पर यूं ही जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का, और अब रुख करते हैं देवभूमि का, जहां उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दिल्ली में मुलाकात की और केदारनाथ का प्रतीकात्मक चिन्ह भेंट किया। बताया जा रहा है कि धन सिंह रावत ने यह मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार पीएम बनने की बधाई देने के लिए की है। पीएम मोदी के साथ धन सिंह रावत ने प्रदेश में चल रही शिक्षा, स्वास्थ्य और सहकारिता की तमाम योजनाओं के बारे में बातचीत की। तीसरी बार पीएम बनने की बधाई दी है उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री ने। तो आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गुरुवार को नई दिल्ली में कारगिल विजय दिवस की पूर्व संध्या पर आयोजित मशाल रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज कारगिल विजय दिवस की पूर्व संध्या पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। ऐसे ऐतिहासिक कार्यक्रम का हिस्सा बनना मेरे लिए सम्मान की बात है। मुझे यकीन है कि इसका हमारे देश के लोगों के मन पर लंबे समय तक प्रभाव रहेगा। और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। कम लोगों को मालूम होगा कि जब कारगिल का युद्ध चल रहा था तो आपको जानकर के खुशी भी होगी और आश्चर्य भी होगा कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब कारगिल का युद्ध चल रहा था तो उस समय वो उत्तर भारत के भारतीय जनता पार्टी के बतौर महामंत्री वह उत्तर भारत के प्रभारी भी थे। और आपको जानकर खुशी होगी कि जब कारगिल का युद्ध हो रहा था तो प्रधानमंत्री जी उस समय भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि के नाते वो कारगिल के युद्ध में वहां जाकर के जवानों को शाबाशी दी थी। और जो जवान घायल हुए थे, मुझे आज भी याद है और वो तस्वीरें मेरे पास हैं, जब मोदी जी वहां गए और उस समय के हिमाचल के मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल जी के साथ हमारे फौजी भाइयों को उनका हाल चाल पूछने के लिए और उनका हौसला बढ़ाने के लिए गए। और उस समय यह तय हुआ था कि हम लोग सिर्फ वही नहीं, पूरा देश उन नौजवानों के साथ, उन वीर जवानों के साथ है जो कारगिल का युद्ध कर रहे हैं। और मुझे याद है कि वाजपेयी जी ने कहा था कि जो भी शहीद होगा वो शहादत किसी परिवार की नहीं होगी, वो शहादत किसी इलाके की नहीं होगी, वह शहादत देश की शहादत मानी जाएगी और पूरे सम्मान के साथ उनको लाया जाएगा और पूरे सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। और आपको जानकर देखो नेतृत्व का फर्क कितना होता है। जब 1962 की लड़ाई हुई, 1971 में जब पाकिस्तान से युद्ध हुआ, 62 में जब चीन से युद्ध हुआ, हमारे शहीद भाई उनका ट्रंक आता था घर को, उनके कपड़े आते थे, उनकी टोपी आती थी और साथ में उनका आइडेंटिटी कार्ड आता था, लेकिन जवान नहीं आता था। यह प्रधानमंत्री उस समय अटल जी ने तय किया, जिसको मोदी जी ने आगे चलाया, कि कोई भी शहीद जो देश के लिए शहादत देता है उसको पूरे सम्मान के साथ उसका अंतिम संस्कार उसके गांव में होगा और पूरी जिम्मेवारी सरकार और फौज लेगी। इस बात की चिंता की गई। क्यों? इसलिए कि वह किसी परिवार का शहीद नहीं है, वो सारे देश के शहीद है के लिए शहीद हुआ है और उसकी शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। इस बात की चिंता की। यहां दोस्तों मैं एक बात और बताना चाहता हूं, थोड़ा सा जिक्र हमारे तेजस्वी भाई ने किया है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, यही फौज थी
जब यूपीए के जमाने में, जब कांग्रेस के जमाने में यहां के डिफेंस मिनिस्टर से पूछा गया कि आप डिफेंस की रोड को बॉर्डर पर क्यों नहीं बनाते हो, तो उत्तर यह मिला था कि उसके लिए हमारी प्रायोरिटी में पैसे नहीं हैं। आप देखिए देश को देखने का तरीका क्या था। मैं तो पहाड़ से आता हूं। पहाड़ में जब फौजों का कॉन्वॉय जाता है फौज का, तो पहले जो 1 टनर या 3 टनर होता है ट्रक, उसके आगे हरी झंडी होती है और 50 ट्रकों के बाद एक लाल झंडी वाला ट्रक होता है, और ये 1 वे ट्रैफिक से जाया करता था, 1 वे ट्रैफिक से जाया करता था। आज आपको जानकर खुशी होगी कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने पिछले 10 साल में बॉर्डर तक पहुंचने के लिए हमारे फौज को डबल लेन, यानी 2 रास्ते और पूरी पक्की ब्रिज, और ब्रिज भी डबल लेन वाली ब्रिज, और 24 घंटे 12 महीने चलने वाली सड़क बनाई है। और इसके कारण अरुणाचल प्रदेश से लेकर लद्दाख तक हमारी फौजें आज 1.5 दिन के अंदर बॉर्डर पर पहुंच जाती हैं और लड़ने के लिए तैयार रहती हैं। ये हमारी ताकत है। हमारे पास कांग्रेस के जमाने में हमारे लड़ाकू विमान समाप्त हो रहे थे, नए विमान खरीदे नहीं जा रहे थे, हमारे हेलीकॉप्टर्स का बेड़ा छोटा हो रहा था, नए खरीदे नहीं जा रहे थे, भारत अपने आप में प्रोडक्शन नहीं कर रहा था, बुलेट प्रूफ जैकेट तक नहीं थे जिसकी बात चर्चा तेजस्वी ने की। आज भारत अपने लिए तो बुलेट प्रूफ जैकेट बनाता ही है, अब भारत दुनिया को सप्लाई करता है बुलेट प्रूफ जैकेट। ये उसकी स्थिति होगी। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में कारोबारी से लूट के मामले में बीजेपी पर तंज कसा है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि भाजपा सरकार में प्रशासन की लूट का अमृत लाभ, इसमें ऊपर वालों का कितना हिस्सा है, यही है सवाल। क्यों तो लूटो बन गया। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले वाराणसी में एक व्यापारी से 42,50,000 रुपए के लूट का मामला सामने आया था। अब जिसका पुलिस ने खुलासा कर दिया है, इस लूट का मास्टरमाइंड वाराणसी में ही तैनात एक दरोगा बताया जा रहा है। गैंग ने फिल्मी स्टाइल में लूट की वारदात को अंजाम दिया था। फिलहाल पुलिस ने दरोगा सूर्य प्रकाश, विकास मिश्रा और अजय गुप्ता को गिरफ्तार किया है। इनके पास से लूट के 8,05,000 रुपए और 2 पिस्टल भी बरामद हुए हैं। रुक करते हैं अगली खबर का और बात करेंगे कि कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने बजट का समर्थन करते हुए विपक्षी दलों के विरोध को गलत बताया। उन्होंने कहा कि इस बार विपक्ष के पास बयानबाजी के अलावा कुछ और बचा नहीं है, तो इसीलिए वे इस तरह के बयान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि बजट और गजट 2 ऐसे शब्द हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। पिछली सरकारों ने अगर बजट ठीक से पारित किया होता तो जनता उनसे दूर क्यों होती। उन्होंने कहा कि हम इस बजट का समर्थन करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हुए बात करेंगे कि पेपर लीक के कारण निरस्त की गई सिपाही भर्ती परीक्षा को फिर से आयोजित करने के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। 60,244 पदों पर भर्ती के लिए 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त 2024 को परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड द्वारा आरक्षी नागरिक पुलिस के 60,244 पदों पर सीधी भर्ती 2023 की लिखित परीक्षा 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त 2024 को आयोजित कराने का निर्णय लिया गया है। साथ ही बता दें कि पेपर लीक का कारण पहले हो चुका है। ये आपको बताएं कि पेपर लीक के कारण पहले भी ये परीक्षा एक बार निरस्त कर दी गई थी।
तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि यह परीक्षा 6 माह के अंदर शुचिता एवं पारदर्शिता के उच्चतम मानकों को दृष्टिगत रखते हुए पुनः आयोजित कराई जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस परीक्षा को एक निश्चित समय सीमा के अंतर्गत पारदर्शी तरीके से उच्चतम मानकों के अनुसार आयोजित करने की प्रतिबद्धता के क्रम में यह कार्यक्रम घोषित किया गया है। तो आपको बता दें कि मथुरा में इंडिया वॉइस की खबर का असर देखने को मिला। बता दें कि मंगलवार की रात भीषण गर्मी में विद्युत आपूर्ति बाधित रहने से लोगों में रोष फैल गया और उसके बाद पूरे दिन और देर रात तक विद्युत आपूर्ति फिर बाधित रही। बुधवार को इंडिया वॉइस ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद अब मुख्य अभियंता एसके जैन ने एसडीओ व जेई से स्पष्टीकरण मांगा है और आदेश दिए हैं कि अब ऐसा कोई काम नहीं किया जाएगा जिसमें ज्यादा समय लगे और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़े। जितने समय का शटडाउन लिया गया है, यदि उतने समय में काम पूरा नहीं हुआ तो इसकी जिम्मेदारी क्षेत्रीय अधिशासी अभियंता की होगी। तो वो रुक करते हैं बलिया का, जहां आपको बता दें कि बलिया में एडीजी वाराणसी जोन ने अचानक छापेमारी करते हुए बक्सर सीमा पर 3 पुलिसकर्मी सहित 17 प्राइवेट लोगों को अवैध वसूली के कारण हिरासत में लिया है। मौके से 50 से ज्यादा मोबाइल फोन वसूली के रजिस्टर बरामद किए हैं। एडीजी जोन ने सादे वेश में सुबह करीब 3 बजे भरौली गोलंबर पर छापेमारी की। यूपी बिहार की सीमा पर शराब, पशु तस्करी, लाल बालू तस्करी की वसूली की सूचना लगातार मिल रही थी, जिसे संज्ञान में लेकर बलिया के बाहर पुलिस फोर्स के साथ अचानक छापेमारी की गई। एडीजी ने यूपी बिहार बॉर्डर पर की छापेमारी पर अवैध वसूली की सूचना मिली थी, जिसके बाद ये छापेमारी की गई और साथ ही बताएं कि 3 पुलिसकर्मी समेत 20 लोगों को हिरासत में लिया गया। कल रात्रि में एडीजी जोन बनारस महोदय एवं मेरे द्वारा सादे वस्त्रों में नरही क्षेत्र में बिहार और उत्तर प्रदेश का जहाँ पे बॉर्डर पड़ता है, भरौला तिराहा एक जगह पड़ती है, भरौली तिराहा, वहाँ पे जो वाहन आते हैं, जो ट्रक आते हैं, ये कुछ समय से हम लोगों के पास सूचना मिल रही थी कि वहाँ पे ट्रकों से वसूली की जाती है, पुलिसकर्मी उसमें संलिप्त हैं। उसकी पहले रैकी की गई एडीजी जोन बनारस सर द्वारा और मेरे द्वारा संयुक्त रूप से, और फिर उसे अच्छे से प्लान करके उसमें रेड की गई। उसमें काफ़ी लोगों की गिरफ्तारी हुई है जो दलाली करते थे। पुलिस के साथ मिलके 2 पुलिसकर्मी अरेस्ट हुए हैं, 2 कांस्टेबल्स अरेस्ट हुए हैं। 3 पुलिसकर्मी उसमें मौके से वो भाग गए और उसी के आगे भरौली तिराहे के आगे जो कोरंटा डी चौकी पड़ती है, वहाँ पे भी हम लोगों ने चेक किया तो वहाँ पे भी अवैध वसूली की जा रही थी। वहाँ से भी मौके से एक सिपाही की अरेस्टिंग हुई है और एक प्राइवेट कर्मी, एक व्यक्ति थाने पे जो काम करता था, वो मौके से भाग गया। चलिए अब रुक करते हैं यूपी की राजधानी लखनऊ का, जहां लखनऊ के पॉश इलाके सुशांत गोल्ड सिटी में दिन दहाड़े दबंगों ने घर में घुसकर गाली गलौज करते हुए तोड़फोड़ की वारदात को अंजाम दिया, जिसका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। बता दें कि दबंग घर में लगे सीसीटीवी का डीवीआर भी उखाड़ ले गए। आरिफ, साकेत शुक्ला और मानस समेत कई अज्ञात के खिलाफ पीड़ित आदित्य कुमार ने सुशांत गोल्ड सिटी में तहरीर दी है। आदित्य कुमार ने जाति सूचक गालियां देने का भी आरोप लगाया है। सुशांत गोल्ड सिटी थाने में अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। मंगलवार शाम 5 बजे का यह मामला बताया जा रहा है और पुलिस इस मामले से जुड़े आपको बता दें कि पुलिस इस मामले को मारपीट से जुड़ा बता रही है।
तो फिलहाल खबर दिन भर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहें इंडिया वॉइस। धन्यवाद।